आज के दिन अगर इंडिया में देखते हैं करीब करीब 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं। 30 साल के हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। तो मैं तो अभी लास्ट में देखा हूँ 21 साल का 21 डायग्नोसिस इसका किस तरह से सर बन सकता है? देखिए, इन एडवांस अगर डायग्नोसिस की बात सोचते हैं तो हम लोग पहले कर सकते हैं एक कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट, सिंपल लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट। अगर कोई के खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। हार्ट अटैक होता है, बेसिकली हार्ट फेल होता है या स्ट्रोक का भी कभी कभी जिक्र आता है। इसको किस तरीके से हम डिफरेंस करके समझ सकते हैं? पहले हो सकता है जाएगा जब 70-80 ब्लॉक हो जाए, और दूसरा होता है हार्ट अटैक जहाँ पे हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जीरो ऑयल कुकिंग हमारी हार्ट हेल्थ को बेनिफिट कर सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है आपका इसके बिहाइंड? देखिए, मैं समझा दूं, ये जो तेल है ना, इसका असर अगर आपको देखना है, किसी किचन में घुस जाइए, पूरा खाना बन जाए, उसके बाद जाके वहाँ किचन में जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, चिप चिप करता रहता है। हेलो एवरीवन, आई एम विद यू शिखा यादव। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड हार्ट केयर। डॉक्टर बिमल छाजेड़, हु इज हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन, नॉन इन्वेजिव मेथड के थ्रू सभी हार्ट प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। अभी तक 6 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स को सक्सेसफुली वो ट्रीट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग many politicians, many business tycoons, many film stars, and also he has treated to President of India. तो आइए आप जानते हैं कि किस तरह से हार्ट की प्रॉब्लम का केयर, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। डॉक्टर छाजेड़, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू। डॉक्टर छाजेड़, अगर हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करें तो पर्टिकुलरली सबसे पहले तो लीडिंग कॉज इंडिया में डेथ का बन चुका है हार्ट प्रॉब्लम। क्या इसके कॉज आपके अकॉर्डिंग्स हैं? क्यों इतने नंबर्स इंडिया में बढ़ते जाते हैं? देखिए, आज के दिन अगर इंडिया में देखते हैं करीब करीब 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं, और ये मरीजों का नंबर बढ़ता जा रहा है। जी। इंडिया में 1 करोड़ लोगों की डेथ होती है हर साल, और जिसमें करीब करीब 33%, करीब 33 लाख लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। और इसलिए हार्ट की बीमारी को हम लोग को बहुत डिटेल देखना पड़ेगा। जो जो कारण हार्ट की बीमारी के हैं उनको हटाया नहीं जा रहा। आज हमारी कार्डियोलॉजी का जो मेडिकल सिस्टम है वो फेल होता जा रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि बीमारी के जड़ को, जो कारण है, उनको बिना हटाए ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आज हॉस्पिटल में बोलते हैं बाईपास सर्जरी कर दो, एंजियोप्लास्टी कर दो, पर वो बीमारी के जड़ को नहीं हटा रहा है। और इसलिए हमारे कार्डियोलॉजी सिस्टम में ये देखा जा रहा है हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और हार्ट का मरीज बढ़ना कोई सक्सेस की बात नहीं है, ये फेलिंग का बात है, ये फेलियर हो रहा है। क्यों? मेरे को याद है बहुत साल पहले कोई एक पेशेंट हमको मिले थे, बोले सर कार्डियोलॉजी में बहुत सक्सेस हो रहा है, ट्रिमेंडस सक्सेस हो रहा है। मैंने बोला सक्सेस देखा कहाँ? बोला सर इंडिया में हार्ट के हॉस्पिटल 50 थे, अब 500 हो गए। मैं बोला और कुछ? बोला हर हॉस्पिटल के बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। मैं बोला हर आदमी 2-4 लाख रुपया देगा तो बिल्डिंग बन जाएगा। और कुछ? बोला भीड़ देखिए आप। मैं बोला अच्छा एक बार बताइए, हार्ट के मरीजों का, पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है या कम होता है? नंबर तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं बोला नंबर बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। तो ये जो मेडिकल सिस्टम है ये हार्ट की बीमारी को ट्रीटमेंट करने असमर्थ है, सक्सेसफुल नहीं है। और ये सिंपल साइन है। आज देखिए पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, आज देखिए स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, ये सक्सेस था। और फेलियर इसलिए है कि नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और सब कोई सक्सेस मान रहा है क्योंकि बिल्डिंगें देख रहा है, पर एक्चुअल में ये सक्सेस नहीं है। ये मेडिकल साइंस सिस्टम का फेलियर है कि हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और उनका इलाज हो ही नहीं रहा है। एक बाईपास किया जा रहा है, वो एक टेम्पोररी मैनेजमेंट है। एंजियोप्लास्टी किया जाता है, वो भी एक टेम्पोररी मैनेजमेंट है। बीमारी का जड़ तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है। बिल्कुल, और बहुत बड़े नंबर की आपने यहाँ पर बात करी है। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, ना कि सॉल्व हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हार्ट अटैक सब बोल देते हैं, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक होता है, बेसिकली हार्ट फेल होता है या स्ट्रोक का भी कभी कभी जिक्र आता है। इसको किस तरीके से हम डिफरेंस करके समझ सकते हैं? चलिए पहले एक बार समझते हैं मैं हार्ट की बीमारी होती क्या होती क्या है। एग्जैक्टली? देखिए हार्ट जो है, अगर मैं एक सेंटेंस में हार्ट की बीमारी को बोलूं तो क्या बोलूंगा? हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, हम्म।
खुद के लिए जो 3 ट्यूब लेता है, उन हम्म 3 ट्यूब के अंदर, जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर चर्बी जम जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट को ब्लड मिलना कम होने लगता है। जब इतनी कुछ ब्लॉकेज हो जाए, 70-80% तक ट्यूब ब्लॉक हो जाए, तो इसको हार्ट की बीमारी बोलते हैं। जी और इसमें 2 तरह से लोग हम तक पहुंचते हैं। हम्म एक तो एंजाइना लेके, जब वो चलने फिरने में, कोई मेहनत करने में छाती में दर्द होती है, सांस फूल जाती है, इसको एंजाइना बोलते हैं। हम्म इसका मतलब है 70-80% ब्लॉकेज हो चुका है। हम्म और कुछ लोग आते हैं हार्ट अटैक करके, जब 100% ब्लॉक हो जाता है। हम्म तो दोनों अलग अलग चीज है, पर हार्ट की बीमारी का दोनों अलग अलग स्टेज है। पहले हो सकता है एंजाइना, जब हम्म 70-80 ब्लॉक हो जाए, और हम्म दूसरा होता है हार्ट अटैक, जी जहाँ पे हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है। तो ये दोनों में से कोई ना कोई सिम्टम्स लेके हार्ट के पेशेंट्स आते हैं। तो बेसिकली दो टाइप और दो पैटर्न, 70% ब्लॉकेज रहता है, 100% ब्लॉकेज रहता है। डायग्नोसिस इसका किस तरह से सर बन सकता है? देखिए, इन एडवांस अगर डायग्नोसिस की बात सोचते हैं, तो हम लोग पहले कर सकते हैं एक कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट, सिंपल लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट। अगर कोई के खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो एडवांस में हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि इनको कम किया जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर भी उसके कारण है। हम्म पर आजकल एक वंडरफुल टेस्ट आ गई है, इसका नाम है सीटी एंजियोग्राफी। ये आपको 1 मिनट के अंदर बता सकता है कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। ओके और ये टेस्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। हम्म और 5-7 हजार की टेस्ट होती है, जिसमें बहुत महंगा भी नहीं होता है। 5 सेकेंड का एक्सरे होता है, हम्म एक इंजेक्शन देते हैं, एक एक्सरे करते हैं। और ये बहुत पॉपुलर हो रही है। इंडिया में करीब 250-300 मशीनें लग गई है। हम्म बहुत सिंपल है, आप जाओ, रेडियोलॉजिस्ट ये टेस्ट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं। उसमें एक इंजेक्शन देते हैं, एक डाई डालते हैं, एक एक्सरे करते हैं, और आपको कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है पता चल जाता है। अगर ब्लॉकेज आज 70-80 तक पहुंच रही है, 90 तक पहुंच रही है, तो पहले 10 भी रही है, 20 भी रही है, 30 भी रही है। तो हम लोग अगर ये पता कर लें कि ब्लॉकेज आज के दिन कहाँ तक है, अगर 10% है, इसका मतलब अभी बहुत साल बाकी है हार्ट की बीमारी होने। ओके अगर 60-70% हो गई, तो बहुत जल्दी आने वाली है हार्ट की बीमारी। और 80-90% हो गई है, तो हार्ट की बीमारी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये टेस्ट है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। मैं हर हार्ट के पेशेंट्स को बोलता हूँ, ये टेस्ट आप करवा लोगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इससे हम लोग को ये पता चल जाए इन एडवांस की हार्ट की बीमारी कहाँ तक पहुंची है, और बीमारी होने के बाद भी इस टेस्ट से पता चल सकता है। तो बेसिकली हार्ट अटैक से पहले भी हम सीटी एनजीओ करा के ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं, एकदम। एंड आफ्टर कितने समय बाद हमें ये चांसेस हो सकते हैं, 1 साल या 2 बार, ताकि हम प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली ले सकें। यस यस, ओके डेफिनेटली। तो यंग पेशेंट्स भी इसको करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आजकल पेशेंट, यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के केसेस देखिए बहुत ज्यादा आजकल इंक्रीज 30 हो रहा साल है। के हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। तो मैं हम्म तो अभी लास्ट में देखा हूँ 21 साल का हार्ट का पेशेंट, 21 हम्म ईयर्स। तो मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि अगर आपके लिपिड्स हाई है, हम्म तो आप जरूर करवा लो, चाहे 20 हम्म साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 30 साल हो। ओके आपको पहला टेस्ट तो हो जाना चाहिए, सीटी एंजियोग्राफी। पहले ओके इसके कॉस्ट 15,000 के आसपास होते थे। हम्म हमने अपने साउल के जितने ब्रांचेस हैं, उनमें हमने हम्म बात किया, और हर रेडियोलॉजिस्ट से बात करके इसकी कॉस्ट काफी कम करवाई है। तो ओके ये करीब 5-7-8 हजार में होने लग गया है टेस्ट, और ये हम्म बहुत इजी टेस्ट है। ओके तो जिसके बाद कंप्लीटली सेफली हम हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में जान भी सकते हैं एंड डेफिनेटली क्योर भी कर सकते हैं। यस। आज से डॉक बहुत साल पहले एक होता हम्म था, ज्यादातर टेस्ट होती थी, वो हम्म होती थी तार घुसा के एंजियोग्राफी। और हम्म आपको मालूम है, कोई के अंदर तार अगर घुसाया जाए, तो नेचुरली वो जाके अंदर डैमेज भी करेगा, और कभी पंक्चर कर गया तो मरने का भी डर है, इसलिए एग्जैक्टली एडमिट भी करना होता था। हम्म और तार घुसाने के बाद जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट थी, वो यही रिपोर्ट है जो सीटी एंजियोग्राफी में आना है। ओके और उसके बाद क्या, एक और प्रॉब्लम होती थी, कार्डियोलॉजिस्ट वहां पे एडमिट करके वो बोलते थे आपकी कंडीशन बहुत खराब है, आपको ऑपरेशन के लिए रेडी करना पड़ेगा। वो झमेला नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट करता है, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, आपकी ब्लॉकेज आपको पता चल गया। आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे किधर जाना है आगे, ऑपरेशन कराना, नहीं कराना, या लाइफस्टाइल चेंज करना। तो ये टेस्ट एक अच्छी तरह से ये भी है कि यहाँ पे कोई दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है कि अभी मर जाने का चांस है। एग्जैक्टली तो चलिए यहाँ पे मैं सिम्टम्स के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। हार्ट अटैक जब आता है किसी को, मतलब पेशेंट को क्या फील होता है, किस कहीं पेन होता है उसको, या कोई विजिबल डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं? देखिए, हार्ट की जो बीमारी है, उसमें 70-80% ब्लॉक हो जाए, तो इसको एंजाइना बोलते हैं। उसमें क्या होगा, चलने से हार्ट की जो जरूरत है, दौड़ते वक्त मैक्सिमम है 30%। ओके तो अगर चलने में दिक्कत है,
तो समझ लीजिए 80 ब्लॉक हो चुका है, और अगर थोड़ा ओके, बहुत बाथरूम जाने में दिक्कत है 90 ब्लॉक हो चुका है। ये तो ओके। है सिम्टम जब 80 70 80 90 ब्लॉक हो। हुँ, 70 ब्लॉकेज तक आदमी दौड़ भी सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगी। 80 हुँ, तक चल सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगी। पर हुँ, चलने में दिक्कत हो जाए तो 80 हो गया ब्लॉकेज, ओके। 80%। हुँ, और हार्ट अटैक के वक़्त 100% ब्लॉकेज है। अच्छा, बैठे-बैठे आदमी को 10% ब्लड ज़रूरत है, वो भी नहीं है। हुँ, तो उस वक़्त बैठे-बैठे पेन होगा, पसीना होगा, और उस वक़्त स्वेटिंग के साथ-साथ वॉमिटिंग भी हो सकता है, और उस वक़्त हुँ, आदमी कोलैप्स भी कर सकता है, पर्स्पिरेशन के संग वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। ओके। तो ये है हार्ट अटैक के साइंस। हुँ, इसका मतलब है 100 ब्लॉकेज हो चुका है। हुँ। सर आपने लिपिड प्रोफाइल की अभी बात करी थी, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इनके डिजिट्स को भी हमें समझना ज़रूरी है। कैसे समझ सकते हैं या क्या हमें इसमें खाना है, क्या नहीं खाना है? किस तरीके से इसका मैनेजमेंट होना देखिए, चाहिए? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये हुँ, दोनों फैट है। आदमी मेरे को ओके। पूछता है, सर एक्चुअली ये जो ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, हुँ, इसमें जमता है क्या? अरे हुँ, जमता है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। हुँ, ये दोनों एक फॉस्फोलिपिड के संग जुड़ता है, और वो जाके उसके संग बनाता है एलडीएल, और एलडीएल डिपॉजिट करती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों के नंबर्स हमें कम करना पड़ेगा। ओके। बस नंबर में सिर्फ ये देखना है कि हमारी लोएस्ट में रहे। जैसे हुँ, कोलेस्ट्रॉल की रेंज अगर 130 से 200 होती है, तो हुँ, मैं 129 चाहता हूँ। हुँ, हार्ट के डॉक्टर्स बहुत सारे 200 को भी बोलते हैं ओके चलेगा, मैं बोलता हूँ नहीं चलेगा। हुँ, बहुत सिंपल सा एक रूल मैं बना के रखा हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ ये पेन है, ये पेन खरीदने के लिए मैंने एक आदमी को भेजा। 2-3 दुकान में चेक करके मेरे को फ़ोन कर रहा है, सर 130 में भी मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, किससे खरीदूँ? मैं बोलूँगा 130 वाले से बार्गेनिंग करना। हुँ, तो ये बात आपको समझना होगा कि हुँ, जो कोलेस्ट्रॉल की नंबर्स है वो 130 के 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए अगर आप हार्ट की बीमारी से बचना चाहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो होना चाहिए 100 से कम। 100 से 160 तक होती है, तो मैं 100 से कम जानना चाहता हूँ। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है और ये ट्राइग्लिसराइड है, इन दोनों को हमें कंट्रोल रख लिया, तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हुँ, ये जो दोनों हैं, कुछ-कुछ खाने में पाया जाता है। मैं ओके। आपको बता दूँ हुँ, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होता है, ट्राइग्लिसराइड कौन से खाने में बिल्कुल। होता है। हुँ, कोलेस्ट्रॉल होती है नॉन वेजिटेरियन फूड में, जितने भी एनिमल फूड है, एनिमल फूड में क्या आता है, जितने तरह के मीट है, चाहे मटन हो, बीफ हो, पोर्क हो, या कोई भी तरह की गोट मीट हो, वो सारा कोलेस्ट्रॉल से लदा हुआ होता है। चिकन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, फिश हुँ, में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, अंडे के जो येलो पार्ट है उसमें भरा हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल। हुँ, हुँ, तो नेचुरली हार्ट के पेशेंट को ये सब हमें बंद करना होता है। हुँ, और ट्राइग्लिसराइड होता है तेल एंड नट्स एंड सीड्स। देखिए, तेल जब हम मना करते हैं, तो फिर हम ये भी बोलेंगे कि नट्स और सीड्स भी मना करो, क्योंकि वहीं से तो तेल निकाला जाता है। हुँ, तो नट्स एंड सीड्स बेसिकली प्लांट को ग्रो करने के लिए दिया जाता है, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रैश करके उसका तेल बनाते हैं और उसको खाना खाने में यूज़ करते हैं। तो तेल और नट्स एंड सीड्स, इनको हम बाहर से मना कर देते हैं। ओके। अगर इन दोनों को बंद कर दिया जाए, तो हुँ, हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो जेनेटिक केसेस होते हैं, हुँ, और जेनेटिक केसेस में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लीवर बनाता है। हाई ओके। हाई प्रोडक्शन होती है, और इनमें अगर हम खाने में बंद भी कर दें तब भी हाई हो, तो ये लीवर वाली केस है, ये जेनेटिक केस है। इन सच केस दवाई देके कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ता है। पर हुँ, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को अगर ब्लड में 100 और 100 से कम ला दें, 130 हुँ, कोलेस्ट्रॉल और 100 से कम ट्राइग्लिसराइड ला दिया जाए, तो हार्ट की बीमारी आधे लोगों की होगी नहीं, और हुँ, हो भी गया है तो वो रिवर्सल की तरफ जाएगा। ओके। तो रिवर्सल की आपने बात करी है, हार्ट प्रॉब्लम होने के बाद क्या कार्डियक डिज़ीज़ रिवर्स हो सकती है? कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है? यस, मैं आपको बताऊँ, 2 चीज़ है। एक हुँ, होता है प्रिवेंशन, हुँ, इसके बारे में हमने छोटे से पढ़ाई किया था, मेडिकल साइंस ने हुँ, बोला कि भई हाँ, हार्ट की बीमारी को आप प्रिवेंट कर सकते हो। जी, बट रिवर्सल की बात बाद में आई। क्यों रिवर्सल होता है, कैसे होता है, वो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। जी, जो हार्ट की बीमारी है बना क्यों है, हुँ, वो रीजंस है, हुँ, और उसमें करीब करीब 14 रीजन है। उनमें सबसे बड़ी रीजन तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, जो खून में ज्यादा हो तो ब्लॉकेज बनाएगा। तो ओके, उन दोनों को तो कंट्रोल करना एब्सोल्यूट जरूरत है। हुँ, अब इन दोनों को और कुछ लोग प्रमोट करते हैं, वो कौन कौन है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ओबिसिटी, मोटापा, और उसके संग स्ट्रेस, हुँ, और स्मोकिंग, टोबैको, कोई भी तरह से तंबाकू, ये लोग ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ाते हैं, तो इनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। और उसके साथ
जो जो चीज रिवर्स करता है उनको हम लोग को एक्टिवेट करना पड़ता है। रिवर्सल कौन करेगा? बिना ऑयल का खाना, नॉनवेज बंद करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल खाना, जैसे कि फाइबर और हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाए, दूध की अंदर का सारा फैट निकाल देना, स्ट्रेस कम करना, और उसके संग वॉक और योगा। ये सारे को मिला के एक साथ किया जाए तो रिवर्सल होता है। होता क्या है, आम आदमी को ये होता था कि थोड़ा बहुत हार्ट की बीमारी का चेंज कर दो, प्रिवेंशन होगा। प्रिवेंशन के लिए मॉडरेट चेंजेस चाहिए, पर हम रिवर्सल की बात करें उसमें हम लोग बहुत एक्यूरेट चेंजेस चाहते हैं, और इसके लिए हम लोग एक ड्रम थियरी की बात करते हैं। उसके बारे में आपको बताता हूँ। ड्रम ओके। थियरी क्या है कि हार्ट की बीमारी के 14 रीजंस हैं, हम्म। और 14 का 14 को लाना होगा आपको बेस्ट में। ओके। और वो जब बेस्ट आ जाए तो हार्ट की बीमारी को रोका जा सकता है, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो वो हम लोग करवाते हैं हार्ट के पेशेंट्स को, जिससे ब्लॉकेज रिवर्स होने लगती है। अब मेडिकल साइंस को ऑलरेडी प्रूफ मिल चुका है कि रिवर्सल पॉसिबल है। डॉक्टर डीन ऑर्निस, कैल्डवेल, हेसेलस्टाइन, इस तरह के बड़े बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने रिसर्च करके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके दिखा दिया है कि ब्लॉकेज रिवर्स होती है अगर सारे चीजों को पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाए। लैंसेट, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये जितने बड़े बड़े वर्ल्ड के जर्नल्स हैं, उन लोग ने ये प्रूफ करके अपने मैगजीन में, अपने जर्नल में प्रिंट किया है रिसर्च वर्क, जिससे ये प्रूफ होता है कि रिवर्सल संभव है। हम रिवर्सल करते हैं, हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन हो गया मॉडरेट चीज, भाई बीमारी बढ़े नहीं, हमें रिवर्सल करना है। अगर ब्लॉकेज बढ़ेगी तो हार्ट अटैक होगा, वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिवर्सल पॉसिबल है। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली सर, एक और बात यहाँ पर कि चलिए रिवर्सल तो पॉसिबल है, लेकिन जो कन्वेंशनल हमारा मेथड चल रहा है इंडिया में, तो नॉन स्टॉप वही चल रहा है। एंजियोप्लास्टी हो जाती है, या फिर बाईपास सर्जरी हो जाती है, या स्टंटिंग हो जाती है। तो फिर ये कन्वेंशनल मेथड इतना क्यों प्रमोट हो रहा है? व्हाई रिवर्सल इज नॉट इन प्रोसेस? देखिए, मुश्किल क्या है मालूम है, जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है उसमें प्रिवेंशन रिवर्सल बहुत गौन कर दिया। प्रिवेंशन तो थोड़ा बहुत बोला जाता है, रिवर्सल की बात ही नहीं होती थी। अब कार्डियोलॉजिस्ट लोग को ट्रेन किया गया, तुम स्टेंट कैसे लगाओगे, तुम बाईपास कैसे करोगे, दोनों ल्यूक्रेटिव है, बहुत पैसे मिलते हैं। तो पूरी मेडिकल साइंस, हॉस्पिटल सिस्टम, नर्सिंग होम सिस्टम सब ऐसा बन चुका कि हम बाईपास करेंगे, हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, बेसिक अंदर का काम क्या है, इससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो इकोनॉमिक रीजंस ड्रिवन है ये बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। उनको भी अगर पूछा जाए आप बीमारी ठीक करते हो, बोला नहीं, बीमारी तो ब्लॉकेज तो चलता रहेगा, हम खाली एक नई ट्यूब बना रहे हैं। भाई नया ट्यूब करोगे तो क्या करना पड़ेगा? अरे छाती को काटोगे, उसको खोल के पैर से ट्यूब काट के उसमें चिपकाओगे, तो इट्स अ बिग सर्जरी। पर हॉस्पिटल को उसका पैसा मिलता है, इसलिए वो चालू रखे हुए हैं। और एंजियोप्लास्टी स्टेंट का भी बहुत ज्यादा पैसे, पहले स्टेंट के दाम होते थे 2 लाख, सरकार ने उसको 30,000 कर दिया। पहले लगाने के 20,000 होते थे, अब लगाने के 2 लाख हो गए। तो मेन मकसद है कि भाई हार्ट का पेशेंट है, कुछ भी पैसा दे सकता है बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए। तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको बाईपास सर्जरी करना होगा, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो एंजियोप्लास्टी करना होगा, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इस डर से मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री फॉर अ सर्जरी, और वो हॉस्पिटल सिस्टम इसको अडॉप्ट कर चुका। वो बोलता है दिस इज द मेन ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल को वो लोग बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो अगर किया और हार्ट के पेशेंट बच जाए तो फिर वो बाईपास कराएगा ही नहीं। तो ये हो गई है कि मेडिकल सिस्टम थोड़ा बायस हो चुका है टुवर्ड्स द सर्जन्स एंड एंजियोप्लास्टी डॉक्टर्स, और लोगों को ये धारणा हो गई है कि यही दोनों ट्रीटमेंट है, जबकि ये दोनों पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। ये बीमारी को सॉल्व नहीं करता, ये टेम्पोररी अरेंजमेंट कर देता है कि भाई आपका ब्लॉकेज बढ़ रहा है, मैं नई ट्यूब लगा देता हूँ, मैं इसको एक बार क्लीनिंग कर देता हूँ। ये प्लम्बिंग का जॉब है बेसिकली, पर बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। जबकि हमारी बॉडी अपने आप को जब रिवर्स कर सकता है तो क्यों ना करे। तो बेसिकली अगर वो 14 फैक्टर्स आपने जिनकी बात करी, कलेक्टिवली अगर सबको फॉलो किया जाए, पर्टिकुलरली जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हम उनकी बात अगर करें, तो दैट मीन्स विदाउट सर्जरी रिवर्सिबल हो सकता है। और नेचुरल बाईपास, जिसका आपने अभी वर्ड जो अभी यूज किया, नेचुरल बाईपास क्या होता है सर? देखिए, ऐसा है, हमारे हार्ट में 3 ट्यूब तो दी हुई है, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इनके साथ बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब और दिया हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं हाईवे के संग सर्विस लेन दिया हुआ है।
गॉड ने एक किडनी की जगह एक किडनी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वैसे ही हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दी हुई है, और वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब को हम लोग अगर यूज में ले लें, इसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं। तो आजकल कोई आदमी बोलता है मुझे फिर भी बाईपास कराना है, मैं बोलता है फिर नेचुरल बाईपास कर देता हूँ। नेचुरल बाईपास में हम आपके हजारों एक्स्ट्रा ट्यूब को हम खोल देंगे एक मशीन के थ्रू, और वो मशीन जब चलेगी तो आपको फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। नेचर की जो दी हुई एक्स्ट्रा ट्यूब्स है, गॉड ने हमें एक बैकअप दिया हुआ है ट्यूब। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपके घर पे 2 सेट बर्तन है, एक सेट पैक किया हुआ एक बाहर है, तो कोई आ जाए तो आप बाहर वाला लोगे, अंदर वाला यूज करोगे, बाहर से खरीदोगे? तो अंदर वाला। मैं बोला कॉमन सेंस है। जब गॉड ने हमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया हुआ है, नेचर ने, वो नेचुरल ट्यूब्स है, उनको चालू कर लो, फिर हम क्यों ऑपरेशन कराएं? इसके लिए एक मशीन बनाई गई है जो बाईपास को अवॉइड कर सकता है, और ये नेचुरल बाईपास अगर खुल जाए तो हम लोग लाइफस्टाइल और जो खान पीन रहन सहन है उसके साथ हम इसको भी ऐड कर चुके हैं, जिससे ये ब्लॉकेज को हम लोग बाईपास कर देते हैं नेचुरल वे में। बॉडी काटने की जरूरत नहीं है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर देखा जाए बाईपास सर्जरी के हजारों कॉम्प्लिकेशन है, एंजियोप्लास्टी, रीब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो वो सारी, और एक्सपेंसिव भी है। तो ये दोनों को आजकल बाईपास किया जा सकता है नेचुरल बाईपास के। ऑयलिंग की अभी बात कर लेते हैं। ज़ीरो ऑयल कुकिंग ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आजकल हो रहा है। और डॉक्टर बिमल, किस तरीके से ज़ीरो ऑयल कुकिंग हमारी हार्ट हेल्थ को बेनिफिट कर सकता है? क्या कॉन्सेप्ट है आपका इसके बिहाइंड? देखिए, मैं समझा दूं, ये जो तेल है ना, इसका असर अगर आपको देखना है, किसी किचन में घुस जाइए, पूरा खाना बन जाए, उसके बाद जाके वहाँ किचन में जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, चिप चिप करता रहता है। ये क्या है? ऑयल जम गई है, और 1 महीने तक उसको साफ नहीं करिए, देखिए लेयर बाय लेयर जमता जाएगा। एग्जॉस्ट फैन को देखिए, यही तेल का नाम है ट्राइग्लिसराइड, और ये जाके जम जाती है हार्ट के ट्यूब्स के अंदर अलोंग विद कोलेस्ट्रॉल। 2 चीज जमती है, मैंने बोला था, एक कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड। तेल जो है वो ट्राइग्लिसराइड है, और ये अगर खाने में ज़्यादा जाएगा, एक तो इसमें कैलोरीज बहुत है, और ये ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। तो ये जो तेल है इसका हमें बंद करना पड़ेगा। इसको तो बंद करने के लिए क्या तरीका है? मैं जब एनालाइज किया, मैं देखा तेल का कोई रोल ही नहीं है कुकिंग में। तेल में कोई टेस्ट नहीं होता। मैंने एक महिला को बोला आप उंगली डालो तेल में और जीभ में लगा के बोलो कैसे टेस्ट आया। बोलते एकदम टेस्ट नहीं है। मैं बोला अगर टेस्ट नहीं है तो डाल क्यों रही है? बोलते नहीं नहीं टेस्ट होता। मैं बोला चलो एक काम करते हैं, ये तेल ले लो, ये सब्जी ले लो, बनाओ आप, मैं मसाले का डब्बा रखूंगा। बोलते फिर कैसे होगा? मैं बोला क्यों, तेल का टेस्ट है ना, उसको यूज कर लीजिए। बोलते नहीं तेल का टेस्ट ही नहीं होता। मैं बोला मान गई। बोलता हाँ, फिर डाल क्यों रहे हो? तो मेरे को सोच समझ के बोलती है कि मसाले को भूनना पड़ता है तेल से। मैं बोला अच्छा चलो कौन सा मसाला भूनते हो? नमक को? बोलता नहीं। मिर्ची को? बोलता नहीं। मैं बोला हल्दी, धनिया, जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनको भूनना होता है तेल से, हम पानी से भून देते। बोलता हमें बता दीजिए, मैं भी सिखा दूं। तो ये जो जीरो ऑयल की कुकिंग है, इसका एक वीडियो अभी हमारी बहुत वायरल हुई है, और ये जीरो ऑयल कुकिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। 500 मिलियन व्यूज हुई है इंस्टाग्राम में। तो मैं आपको बता देता हूँ ये खाना बिना तेल के कैसे बनता है। देखिए करना क्या होता है, जब हम लोग कढ़ाई चढ़ा देते हैं, पहले चाहे कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, नॉन स्टिक का जरूरत नहीं है, आप कोई भी कढ़ाई चढ़ा दीजिए और उसको गर्म होने तक वेट कीजिए। उसमें पहले आप तेल डालते हैं, उसको ना डाल के जीरा डाल दीजिए। जीरे को थोड़ा सा भूनते ही वो ब्राउन होने लगा, अब वो अगर रख देंगे जल जाएगा, तो उसमें इमीडिएटली प्याज डाल दो। प्याज को भूनते रहो, प्याज में जीरा चिपक जाएगा, प्याज को भूनते रहो जब तक पानी प्याज का खत्म हो जाए, होने दो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाओ और भिगोते भिगोते जाओ, उसको भूनते जाओ। जब प्याज भून जाए तो इसको इकट्ठा करके उसी के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन सारा डलवा दीजिए, क्योंकि कढ़ाई में डालेंगे जल जाएगा, प्याज के ऊपर वो जलेगा नहीं। प्याज को भूनते जाइए, उसके संग मसाला भी भूनते रहा। जब ये प्याज भुनना कंप्लीट हो जाए तो इसमें टमाटर डालिए, और टमाटर का पानी अब बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, टमाटर का पानी खाने लगेगा। जब ये पूरा भून जाए तो आप टेस्ट करके स्मेल से पता कर सकते हैं कि अब भून गई है पूरी। मसाला भूनने के बाद उसमें पानी डालिए और उसमें कोई भी सब्जी डाल दीजिए और उसको स्टीम कर लीजिए। और अगर सब्जी बॉईल करके डालेंगे, स्टीम भी करने की जरूरत नहीं है, सब्जी इमीडिएट तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो ऑयल कुकिंग। ये कुकिंग का मेथड अगर सारे लोग इस्तेमाल करने लग जाए तो मोटापा का प्रॉब्लम सॉल्व हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। आज इंडिया में 30% लोग ओवरवेट हो गए हैं। मरना का कारण आजकल बिना खाने नहीं है, ज़्यादा खा के है। तो ये जो तेल बिना खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑयल कुकिंग इज द फ्यूचर वे ऑफ कुकिंग।
कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, सर फिर कौन सा तेल डाल रहे हैं? मैं बोला नहीं, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, और पानी का नाम अगर चेंज करना हो तो सावल ऑयल रख दो। तो अब हम लोग के पेशेंट बोलते हैं हम सावल ऑयल में खाना बनाते हैं, मतलब पानी से मसाले को भूनते हैं, तो उसमें ना कोलेस्ट्रॉल है, ना ट्राइग्लिसराइड है, ना कॉस्ट है, और सबके घर पे फ्री सप्लाई है। तो अब लेटेस्ट वे ऑफ कुकिंग क्या होना चाहिए? जीरो ऑयल कुकिंग। बट सर हमारी बॉडी को कुछ ऑयल की तो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है, देखिए, गुड फैट हमारे जिसको बॉडी बोलते में हैं। तेल की ज़रूरत नहीं है, हम्म। फैट की ज़रूरत है। हम्म। और वो फैट हर खाने के अंदर ऑलरेडी कुदरत ने डाल के रखा है। मैं आपको बता दूं, हमारी टोटल कैलोरी कंजम्पशन 160 कैलोरी आनी चाहिए। 10% ऑफ द मेन कैलोरीज, 1600 कैलोरी अगर एक आदमी की ज़रूरत है, तो 160 कैलोरी 10% फैट से आना चाहिए। और ये 18 ग्राम 17 ग्राम फैट होता है, और ये फैट ऑलरेडी हर खाने के अंदर मौजूद होता है। जैसे रोटी में 1% तेल है, दाल में 3-4% तक तेल है, चावल में तेल है, सब्जी में, अनाज में, हर चीज में थोड़ी थोड़ी तेल होती है। अगर पूरे दिन में हम नॉर्मल खाना खाते हैं बिना तेल के, तब भी वो तेल पूरा हो जाता है। तो तेल का बाहर से डालने की कोई जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं अरे जॉइंट के लिए तेल की जरूरत है। मैं बोला जॉइंट के लिए तेल की जरूरत नहीं है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होती है जो बॉडी बनाती है, जो तेल नहीं है। कभी आप डॉक्टर को नहीं देखेंगे कि उसके अंदर तेल डाल दे रहे हैं, वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो तेल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों का अरे जॉइंट खराब हो जाएगा। मतलब जॉइंट, जितने दिल्ली के मोटे मोटे लेडीज को ले लीजिए, सब घी खाने वाले, सबके जॉइंट खराब पड़े। तो तेल से जॉइंट बचता नहीं है। साइनोवियल फ्लूइड बॉडी बनाती है, वो एक्सरसाइज करेंगे, चलता रहेगा जॉइंट, तो साइनोवियल फ्लूइड बनता रहता है। तो ये सारे धारणा गलत है कि तेल बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो बिना तेल का खाना खाइए, दिस इज द हेल्दीएस्ट वे ऑफ ईटिंग फूड। हम्म। और अगर गुड फैट की आपने बोला कि रिक्वायरमेंट होती है, तो देसी घी जिसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स आजकल आते हैं कि ज़रूर खाना चाहिए, इट इज़ अ गुड फैट, इसको आप कैसे रिकमेंड करेंगे? देखिए, ये भी गलत नोशन है। जितने तरह के तेल हैं वो हम्म। सारे ट्राइग्लिसराइड है। आप किसी हम्म। पैथोलॉजी लैब में जाके बोलिए भाई मेरा ब्लड में सनफ्लावर ऑयल का मात्रा बता दो, घी का मात्रा बता दो, बोलेंगे हम ये सब नहीं लिखते, हम ट्राइग्लिसराइड लिखते हैं। बोलता है आप चलो ये पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो, ये सब लिख दोगे? बोला ना, हम तो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड लिख सकते हैं। सारे ऑयल ट्राइग्लिसराइड है। और ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये अच्छा तेल खराब तेल कुछ नहीं होता है। कोई कोई बोलते ऑलिव ऑयल अच्छा है, कोई बोलते घी अच्छा है, ये सब मिसनोमर है, ये सारे बकवास है। सारे तेल हार्ट के लिए नुकसान करता है। कौन सा तेल से सब्जी बनाइए, वो फैट जमेगा किचन के दीवार में। तो याद रखिएगा, सारे तेल बराबर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कभी कभी मैं समझाता हूँ। ये जैसे मेरे यहाँ पानी रखा है, ये पानी मैं बोलूँ पी के बताओ, ये बिस्लेरी है, किनले है, एक्वाफाइना है, एक्वागार्ड है। आप बोलेंगे मुझे क्या मालूम, सब एक ही से होते हैं। मैं बोला 4-5 सब्जी बना लो डिफरेंट ऑयल से, और खा के बताने बोलो ये सनफ्लावर से, ये कनोला से, ये ऑलिव ऑयल से, ये वो क्या बोलते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल से, कोई नहीं कुछ बता सकता, सब एक से होते हैं। एक एक चम्मच सबके मुंह में डाल के दिखाओ, बोलो कौन सा तेल है बताओ। सारे तेल एक होते हैं, डिफरेंस बहुत मिनिमम होता है। जैसे हम बोलते हैं भाई हमारे पास 4 क्रिमिनल आए, एक के अंडर में 20 केस है, एक में 21 केस है, एक में 22 केस है, एक के ऊपर 24 केस है। अब बताइए कौन सा क्रिमिनल आपके लिए सूटेबल है? अरे यार सारे खराब हैं। तो बच्चों का जब तक ग्रोथ होता है 20 साल तक, तब तक तो आप दे दो, पर बच्चों का जब ग्रोथ खत्म हो जाए 20 साल के बाद, फिर कोई को भी तेल की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारे बॉडी को जितनी तेल की जरूरत है पूरे खाने से आ जाएगा। इसलिए गुड फैट करके कुछ नहीं होता है। हाँ, एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। वो क्या करता है, ब्लॉकेज को निकालने का मदद करता है, और उसका कोई खाना नहीं होता है कि HDL। अगर कोई खाने में HDL होता तो मैं क्या बोलता? मैं बोलता आप एक काम करो, वो वाला मुझे बता दो, मैं उसका कैप्सूल बना के पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बांटूंगा कि सबके गुड फैट बढ़ जाए। ऐसा कोई फूड नहीं है जिससे गुड फैट बढ़ता है। ये है कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो HDL बढ़ेगी, अगर आप टेंशन कम करेंगे HDL बढ़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएंगे HDL बढ़ेगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होती है उसको HDL बोलते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है। बट वो अगर 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो तो आप कंफर्टेबल रहिए, उससे ब्लॉकेज नहीं बनेगी। तो बेसिकली सर 14 फैक्टर्स जो आपने बताए, एंड इंक्लूडिंग ऑयल या घी, गुड फैट, इसकी इतनी ज़्यादा बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू यू।
उन 14 फैक्टर्स को किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, यानी कि हार्ट केयर, हमारा लाइफस्टाइल, एक दूसरे से और हमारी डाइट कैसे कनेक्टेड है? देखिए, ये एक दूसरे से करें। लाइफ़स्टाइल में खाली फूड नहीं है, लाइफ़स्टाइल में वॉकिंग एक्सरसाइज भी है, लाइफ़स्टाइल में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, लाइफ़स्टाइल में योगा भी है। तो हम लोग बोलते हैं ये सारों को एक साथ कंबाइन करो, और उसके संग अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बन रही है, ट्राइग्लिसराइड बन रही है, बीपी है, शुगर है, उनकी दवाइयाँ लो। तो हम लोग की एक बहुत सिंपल सी थियरी है, हर चीज़ को कंबाइन करो। मेरे यहाँ पे कोई एलोपैथी लिखी हुई नहीं है। मैं आयुर्वेदा में भी विश्वास करता हूँ, होम्योपैथी में विश्वास करता हूँ, नेचुरोपैथी में विश्वास करता हूँ। मैं बोलता हूँ हर थेरेपी ले लो, हार्ट के लिए जो अच्छा है वो ले लो। कोई पर्टिकुलर थेरेपी का ज़रूरत नहीं है, सबको मिला के लो। और वो अगर आप सबको लोगे, सारे 14 फैक्टर हार्ट की बीमारी के सबको एक साथ कंट्रोल करोगे, तब आपका हार्ट अटैक हो नहीं सकता, रिवर्सल होगा। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते, इनमें से 2-4 को भी कंट्रोल नहीं करते, मेरे पास लोग आते हैं, मेरा सर ये कंट्रोल है, वो कंट्रोल है, वो कंट्रोल है, वो कंट्रोल है, मेरा बीपी कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, मैं नॉर्मल वेट हूँ, स्मोक नहीं करता, वेजिटेरियन हूँ। मैं बोला 5-6 बंद कर दिया, बाकी कहाँ गए? 14 में से 5 से नहीं होगा, 14 के 14 को ही कंट्रोल कर। हाँ सर, स्ट्रेस तो बहुत लेता हूँ, वॉकिंग तो करता नहीं हूँ, योगा तो करता ही नहीं हूँ, फ्रूट्स मेरे को पसंद नहीं है। मैं बोला ऐसा नहीं होगा, सबको एक साथ करना है। ये 2-4 करते हैं उसको गिना रहे हो, जो नहीं कर रहे हैं उसको गिनाओ। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, हार्ट की बीमारी का जो क्रक्स है, वो है सारों को एक साथ लेके चलना, और यही हम करवाते हैं। और यही हमारे सक्सेस के मूल मंत्र हैं। हमारे आज लाखों मरीज इंडिया भर में चल रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनको हम लोग हर तरफ से कंट्रोल करके दे रहे हैं। अगर उसके लिए एलोपैथी की दवाई ज़रूरत है, बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, वो भी हम ऐड करेंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इसके बावजूद भी, खाने पीने के बावजूद भी ज़्यादा है, तो हम दवाई से कंट्रोल कर देते हैं। तो एलोपैथी की दवाई को हमने एक्सेप्ट किया, एलोपैथी के सारे टेस्ट को एक्सेप्ट किया है, पर हम बोलते हैं हर को मिला लो। अकेला एलोपैथी काम नहीं कर सकता, अकेला सर्जरी तो एकदम ही नहीं करता, अकेला एंजियोप्लास्टी नहीं करता, सारे रीब्लॉकेज करके आते हैं हमारे पास वापस। डाइट की अभी बात चल रही थी, तो अभी आलमंड्स एंड वॉलनट्स की हम बात करेंगे। बोला जाता है कि हार्ट के लिए ये एक अच्छा फूड होता है। डॉक्टर बिमल, कितनी क्वांटिटी में आप इसको रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, आलमंड को और जो वॉलनट है, इन दोनों का गूगल करिए इसमें कितने फैट होते हैं। तो आलमंड में देखेंगे 58% तेल होता है, और जो वॉलनट होता है उसमें 64% तेल है। आप बताइए, मैं एक बूंद भी तेल नहीं देना चाहता हूँ, और उसके जगह मैं 54 100 ग्राम अगर आलमंड आप खा लेते हो या वॉलनट खा लेते हो, 60 ग्राम तेल आपके अंदर घुस रही है। मैं एक बूंद को रो रहा हूँ। तो ये दोनों लॉजिकली अलाउड नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, मैं मूँगफली का तेल दे नहीं रहा हूँ और मूँगफली खिला रहा हूँ। ये क्या मतलब हो गया? लॉजिक तो होता है कुछ भाई। तो ये हमने देखा, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या किया, हाँ, हाँ, ले सकते हो, थोड़ा बहुत तेल ले लो, थोड़ा बहुत ले लो। मेरे पास एक पेशेंट आए, बोला सर अगर आपको लगता है ये बेहतर चीज़ है तो मैं 1-1 किलो खाया करूँगा। बोला नहीं, नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर देख क्यों रहे हो? अगर इसमें फैट है, आप बोलो हाँ फैट है, नहीं खाना चाहिए। आप कैसे बोल रहे हो कि फैट है फिर भी खा सकते हो? इसमें जितना तेल है वो बहुत होता है। उसमें लोग बोलते हैं उसमें प्रोटीन होता है। मैं बोला प्रोटीन दाल से दे दूंगा आपको, स्प्राउट से दे दूंगा। तो आजकल मैं बोलता हूँ अगर आलमंड और ये जो काजू है, बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, ये जो पिस्ता है, नारियल है, इनको सबको बंद कर दो। और सीड्स में अलसी का सीड, खसखस का सीड, ये जितने लीन सीड और ये जो है, ये सारे तेल से भरे हुए होते हैं। ये सारे नए प्लांट ग्रो करने के लिए तेल डाला गया है उसमें। तेल इज़ अ हाई सोर्स ऑफ कैलोरीज, एनर्जी उसमें बहुत होती है। तो ये सीड्स को जब ज़मीन के अंदर डालेंगे, वो सीड से जो एनर्जी निकलेगा उससे वो एक ग्रो करता है प्लांट, नया प्लांट। प्लांट को शुरुआत में ही थोड़ा-सा एनर्जी चाहिए, जब उसका पत्ते चालू हो जाते हैं उसके बाद तो सूर्य से ले लेता है वो रोशनी सारा। तो याद रखिएगा, जो सीड्स है और ये जो आलमंड्स है, ये सारे नए प्लांट बनाने के लिए गॉड ने क्रिएट किया था, नेचर ने क्रिएट किया था। हम अनफॉर्चुनेटली क्या कर लिए कि इनको हम हेल्दी मान के खाने लग गए, और लोगों ने देखा भाई चलो चल रहा है, कौन ऑब्जेक्ट करता है, चलो थोड़ा बहुत ले लो। ये जो थोड़ा बहुत वाली कंसेप्ट है वो गलत हो गया है, और लोग अच्छे से खा रहे हैं। हार्ट का पेशेंट खूब खुशी-खुशी आलमंड खा रहा है, मेरा हेल्थ बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसे भी लोग आते हैं, सर इसको भिगो दिया तो ठीक हो जाएगा क्या? मैं बोला भिगो देंगे तो क्या होगा, इसका तेल सारा निकल जाएगा। बोलते नहीं वो तो बड़ा हो जाता है। मैं बोला उसमें पानी घुस जाती है, वो बड़ा हो जाता है, उसका तेल बाहर नहीं निकलता है।
मेरे पास एक पेशेंट आए, बोले सर मैं प्रसाद खा सकता हूँ कि? मैं बोला हाँ, प्रसाद क्यों नहीं खा सकते? बोलते 1 किलो गुलाब जामुन नेक्स्ट दिन से प्रसाद बना के खा रहा है। तो लॉजिक तो कुछ होता है यार, ऐसे होता है क्या? जो फैट है वो फैट है, वो प्रसाद बना लो चाहे भिगा लो, एक ही चीज है, फैट इज फैट, और फैट हमें नहीं देना है। ये बात को समझना पड़ेगा। इसलिए आलमंड और जो काजू है या वॉलनट है, अखरोट है, इनको हम मना करते हैं। हम्म। तो मार्केट में ऑयल किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह की मार्केटिंग हो, बेसिकली ऑयल इज नॉट गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तेल अनयूजफुल चीज है, नुकसान वाला चीज है। और तेल से प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है मालूम है? ये तेल को लोगों ने तेल से बनाना सीखा। किन से सीखा? माँ से सीखा। माँ ने अपने माँ से, उसकी माँ से, उसकी माँ से। तो ये परंपरा से चल रहा था कि तेल से मसाले को भुनना चाहिए, और ये दिमाग के अंदर बैठ गई है। हम लोग बोलते हैं जब पानी से भी मसाला भून सकते हो तो क्या दिक्कत है आपको? अगर एक रास्ता, आप बहुत पुराना रास्ते से चल रहे हो और एक नया रास्ता मिल जाए उससे भी बेहतर हो, तो आप उसको ट्राई करो। अगर टेस्ट की बात करते हैं तो हमने 1000 रेसिपीज बनाई है, और वो सारा टेस्टी है। हमारे यूट्यूब के चैनल में जाइए, जीरो ऑयल कुकिंग लिखिए, और हजारों रेसिपीज बनाए, 50 दिन की मेनू बनाई है, और वो 50 दिन के मेनू में सारे बिना तेल के होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पानी से ही मसाला भूनना। और इससे एक और प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? मैं हार्ट के पेशेंट को समझाता हूँ कि आप एक जाओ और जाके अपनी वाइफ को बता देना बिना तेल का खाना बनेगा। अच्छा, वाइफ का पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? अच्छा मैं इतना डालूंगी। पेशेंट बोलता है नो मतलब नो। अच्छा इतना डालूंगी। बोलता है नो मतलब नो। बोलता है इतने से डालूंगी। बोलता है नो, बताया ना मेरे को, जान, मेरा जान का खतरा है। तो वाइफ बोलती है फिर ठीक है, उबला हुआ खाना। उबला हुआ क्यों? क्योंकि फिर मसाले को कैसे भूनेंगे? हम तो पानी वाला जानते ही नहीं, हम तो तेल वाला जानते हैं। तो इसलिए मैंने पानी से बनाने का प्रोसेस को पॉपुलराइज किया है, और हजारों आइटम बना के यूट्यूब में डाला है। तो कोई भी जो हार्ट की बीमारी से रुकना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को हार्ट की रिवर्सल करना चाहता है ब्लॉकेज को, तो आप ज़ीरो ऑयल में शिफ्ट करिए। जितने तरह के एनिमल फूड है, दूध हो चाहे दूध से बना हुआ चीज़ें हो, या दूध के जगह में आप ये कितने तरह के भी मीट हो, एनिमल फूड हो, वो सारा आपको छोड़ना चाहिए अगर हार्ट की बीमारी को रिवर्स करना है तो। तो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, या नॉनवेज फूड है, या एग का येलो पार्ट है, ये सारी चीज़ें भी हार्ट हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाती हैं। एग्जैक्टली exactly. दूध के बारे में एक और छोटा सा बात आपको समझा दूं। मिल्क का एक प्रॉब्लम है कि मिल्क में फैट बहुत होता है। आपको मैं बता दूं, भैंस के दूध में 6% फैट होता है, गाय के ओके। दूध में 4% फैट होता है, ओके। और जो डबल टोन मिल्क होता है उसमें 2% फैट होता है, और जो स्किम्ड होता है वो 0.5% होता है। तो ओके। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर दूध का कोई भी चीज़ बनाना, चाहे दही बनाओ, चाहे आइसक्रीम बनाओ, चाहे लस्सी बनाओ, छाछ बनाओ, चाहे पनीर बनाओ, सब स्किम्ड मिल्क से बनाओ। और अगर दूध पूरा छोड़ सको, आजकल वेगन का कंसेप्ट आ गया, दूध पूरा ही छोड़ दो, तो आप फिर आजकल नए मिल्क हो गए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोया मिल्क, जैसे ओट मिल्क, ये सब बाजार में आजकल मिलने लग गया है। मिल्क का क्या हमारे दिमाग में कंसेप्ट है मालूम नहीं? कि भाई ये वाइट कलर का लिक्विड हो, और टेस्ट मिल्क का खास होता नहीं है। तो उसमें आप जो भी फ्लेवर डाल लो, कैसे भी कर लो, दूध का चाय भी बन सकता है आलमंड मिल्क का, या सोया मिल्क का। आलमंड मिल्क को हमने इसलिए अलाउ किया, आलमंड मिल्क में भी 1-2% फैट होता है, जैसे दूध हमारे नॉर्मल डबल टोन मिल्क होता है, इसलिए आलमंड मिल्क भी हम दे देते हैं। व्हाट इज जादू डाइट? आपका काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये वीडियो, जो कि वेट मैनेजमेंट में भी, वेट लॉस में, हर तरह से हार्ट केयर में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। क्या है कॉन्सेप्ट इसका? देखिए, जादू का मतलब है मैजिक। इसका हुँ। नाम है मैजिक डाइट फॉर वेट लॉस। हुँ। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई है चारों तरफ, और इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दिया गया। मैंने देखा लोग जा रहे हैं स्लिमिंग सेंटर में वजन कम करने। मैं भाई हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे वजन कम करो। सर कैसे करूँ? तो हमने थोड़ी सी दिमाग लगाई कि यार उनको बहुत सिंपल सिंपल तरीके से कैसे वेट लॉस कराया जाए। देखिए, हमारा स्टोमक है जिसको खाना भरना है हम लोग को। ब्रेकफास्ट में भरते हैं, लंच में भरते हैं, इन बिटवीन भरते हैं, रात को डिनर में भरते हैं। अगर इस खाने को हम लोग रोक तो नहीं सकते, अगर भूखे रहेंगे शाम तक कितनी भूख लगेगी, खाते जाएंगे। तो हमने बोला एक काम करते हैं, स्टोमक को सिर्फ लो कैलोरी से भर देते हैं। तो पेट तो भरा हुआ है पर कैलोरीज पहुंचे नहीं, और कम कैलोरी पहुंचेगा तो नेचुरली वेट गिरता रहेगा। हमारे बॉडी को 1600 कैलोरी जरूरत है।
अगर वॉक करते हैं तो 2000 कैलोरी की जरूरत है। अगर हम 1000 कैलोरी से काम पूरा कर दें तो 1000 कैलोरी कट होगी, वजन गिरता जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, फूड को कैलोरी वाइज सजा दिया। जो हाईएस्ट है वो है 500 रुपए वाला खाना, उसके बाद है 200 रुपए वाला खाना, उससे 50 रुपए वाला, उसके नीचे 20 रुपए वाला खाना। मतलब कैलोरी वाइज अगर खाने को सजाए तो सबसे कम कैलोरी होता है सलाद और वेजिटेबल्स। उसके बाद आता है फ्रूट्स, वो होता है 50 रुपए का खाना। और उसके बाद होता है रोटी, चावल, अनाज, ब्रेड, दलिया, मिलेट्स, ओट्स, कॉर्नफ्लेक, ये सारी जो है सूजी, ये जितने भी मोटे अनाज है ये सब 200 रुपए का खाना है, इनसे वजन नहीं कम होगा। और नेक्स्ट है फ्राइड, वो है 500 रुपए का खाना। तो हम लोग बोलते हैं एक काम करो, 200-500 को रहने दो, आप पेट भर के सिर्फ सलाद, सब्जी, फ्रूट्स खाते रहो और वेट धड़ाधड़ गिरते रहता है। मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 1 महीने में 7 किलो वजन हमने कम की। तो हमने बोला ये खाना हर कोई फॉलो कर सकता है। और ये क्रैश डाइट, ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर ये खाना है, एक बार गिरा लो 10-15 किलो। होता क्या मालूम है, मोटिवेशन कम हो जाती है लोगों का। जब ये स्लो वेट लॉस होता है 1-2 महीने तो बहुत अच्छे से फॉलो करते, 2-4 किलो गिरते ही फिर तब तक मन फ्री हो जाता है, यार कितने दिन तक ऐसे करूंगा। वो डिप्राइवेशन भी रहा और वजन भी नहीं गिरा। हम लोग बोलते डिप्राइवेशन नहीं, आप जितने बार खाओ, जितनी पेट भर भर के खाओ, दिन में 10 बार खाओ, पर खाओ 20 रुपया 50 रुपए का खाना। और ये जादू डाइट की वीडियो अगर आप देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं तो हर महीने 5 किलो से 10 किलो तक जाएगी। मेरे बहुत सारे पेशेंट है 10-10 किलो 20-20 किलो कम किया है। 2-3 महीने में बात बन जाएगी, उसके बाद आपका फिर जादू मेंटेनेंस डाइट भी है। तो दिस इज अ वंडरफुल डाइट, हर कोई कर सकता है, बिना पैसा खर्चा करे कर सकता है। सलाद सब्जी आजकल हर जगह मिलता है, सस्ते वाले ढूंढ लो अगर फ्रूट्स आपको बहुत महंगा लगता है तो। और आप कभी भी कोई स्लिमिंग सेंटर को जो पैसा देते हो उसको फूड में लगा लोगे तो ही बहुत हो जाएगा। तो वजन कम होना बहुत जरूरी है हार्ट के पेशेंट्स का, जिनका भी ओवरवेट है उनका। तो एक वो कड़ी हमारे 14 में से वजन कम वाला, इसके लिए जादू डाइट होना बहुत जरूरी है और ये डाइट बहुत ही कामयाब है। तो बेसिकली वेट लॉस तो यहाँ पर हो ही रहा है, मैनेजमेंट भी हो रहा है, पर क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट जादू डाइट के थ्रू एक ह्यूमन बॉडी को मिल पाते हैं? ने बहुत अच्छी क्वेश्चन की है, इससे प्रोटीन मिल जाती है। जादू डाइट में हमने कंपलसरी करके रखा हुआ है कि आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, वो दालों से देते हैं हम लोग। तो जो हमारी मिनरल्स, विटामिन तो मिल ही जाता है, कार्ब्स भी मिल जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल से, सिर्फ फैट की कमी होती है और फैट हमारी बॉडी से वो तोड़ता रहता है बॉडी। तो जादू डाइट का बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी है और सारे न्यूट्रिएंट मेंटेन होते हैं। प्रोटीन भी हो गया, कार्ब्स भी हो गया, फैट चाहिए नहीं हमें, जो हमें तो नॉर्मली मिल जाता है, बॉडी को तोड़ तोड़ के फैट खाता है। अभी जादू डाइट का हम लोग ऐप बना रहे हैं। वो ऐप बहुत सिंपल सा होगा, कैसा होगा मालूम है, कि एक सलाद भरा हुआ, एक बाउल भर के अगर आपने सलाद खा लिया तो आपको 1000 पॉइंट मिल जाएगा। आप अगर उसके जगह फ्रूट खाए तो 500 पॉइंट मिल जाएगा, 2 रोटी खाए तो -200 में जाएंगे, और अगर चावल खाएंगे -200 में जाएंगे, अगर आप फ्राइड खाए तो -1000 में जाएंगे। तो जितनी ज्यादा आप पॉइंट इकट्ठा कर सकते हो उतना आपका वजन कम होगा। और वॉकिंग के भी 500 पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आप 5000 या 4000 पॉइंट ला सकते हो तो आपका वेट धड़ाधड़ गिरेगा। इट्स अ वंडरफुल वे। और अगर ब्लड प्रेशर कम करते हो, अगर वेट कम करते हो तो ब्लड प्रेशर भी गिरेगा, आपका शुगर भी गिरेगा, हार्ट की बीमारी भी सॉल्व होगी। तो जादू डाइट इज अ, for those who are overweight, it's a panacea, it's a wonderful way of losing weight fast with full motivation. तो डेफिनेटली जादू डाइट को फॉलो करके वेट मैनेजमेंट तो आपका हो ही रहा है, हार्ट केयर भी आपकी हो रही है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि अगर ओबीज है कोई बंदा, डायबिटीज़ है किसी को, या हाइपरटेंशन्स है, तो क्या वो हायर रिस्क पे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स होने के लिए? यस, जैसे कि मैंने बोला था, अगर ब्लॉकेज है आपके अंदर और अगर इनको कंट्रोल नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो आपका वजन, और वजन भी ज़्यादा है तो आपका ब्लॉकेज बनने के चांसेस ज़्यादा है और ब्लॉकेज ग्रो करेंगे। तो इसलिए इनको कंट्रोल होना ज़रूरत है। तो हम लोग पहले दिन से इनको कंट्रोल कर देते हैं, दवाइयों से भी कर लेते हैं और लाइफस्टाइल, खान पीन से भी कंट्रोल करते हैं। तो ये सब एक साथ कंट्रोल होती है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छी होती है। और यही हमने देखा, फिर उनको बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसेस।
बट इन केस ड्यू टू एनी मैनेजमेंट किसी को भी अगर फिर भी हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डॉक्टर रिकमेंड्स बाईपास सर्जरी, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी इस सर्जरी में लाखों की अमाउंट में पैसा जाता है और फिर भी लोग कंटिन्यूस इस प्रोसेस को करवा रहे हैं। आप इस फैक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाईपास सर्जरी अगर कोई को ऑप्शन दिया जाए तो एक भी ना करवाएं। हुँ, हमारे हॉस्पिटल वालों का एक रूल है कि आपका बाईपास सर्जरी होना जरूरी है। हुँ, आदमी बोलता है ठीक है, फिर आप लिख के दे दो, मैं घर जाके सोचूंगा। ना ना ना, आप घर नहीं पहुंच सकते। यू आर वेरी क्रिटिकल, आप घर पहुंचेंगे उससे पहले ही मर सकते हो। तो नाउ दिस इज व्हाट टिपिकल हॉस्पिटल विल फीड यू अप कि आपका इतना ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कैसे बोलेंगे? 70, 80, 90%। सारे राउंडेड ऑफ फिगर्स हैं। मतलब ब्लॉकेज एक्यूरेटली नहीं बोल रहे हो। अगर एक्यूरेटली बोलते तो 77.3 टू 81.21 ऐसे बोलते। 70, 80, 90 ये बोल रहे हो, और ब्लॉकेज एक साल में 2% बढ़ती है। अगर एक साल पहले आपकी ब्लॉकेज चेक करते हैं 80 का, तो 78 होनी चाहिए। तो वो 78 कभी नहीं लिखते, 80 ही लिखते हैं। तो ये ब्लॉकेज जो इतना इतना रफली वो लोग देखते हैं, पर एक बात पक्का बोलते हैं कि हार्ट अटैक होने में एक ही दिन टाइम है, आज ही, आप घर पहुंचने से पहले। तो ये जो क्राइसिस क्रिएट किया जाता है, ये हॉस्पिटल आर्टिफिशियली बनाता है। आप चले जाइए अमेरिका में, सेम प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स ज्यादा ऑपरेशन करेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। पर सेम तरह का कंट्री है, यूके में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, वहां डॉक्टर को ये मालूम है कि उसकी पे फिक्स्ड है, चाहे ऑपरेशन हो या ना हो। वो कभी बाईपास के लिए ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा ठीक है, आप लाइफस्टाइल चेंज कर लो, दवाइयां आपको दे ही रहे हैं, और आप बाईपास के लिए नाम लिखा दो, साल भर में जब भी डेट आएगा आपको बुला लेंगे, और तब आपकी इच्छा हो तो करवा देंगे। मतलब वहां पे प्रेशराइज नहीं किया जाता है। क्यों? वहां पे पैसे इन्वॉल्व नहीं है। पर ये हॉस्पिटल सिस्टम ऐसा बन चुका है, और कार्डियोलॉजिस्ट को प्रेशर दिया जाता है कि आप इनको डराओ। मेरे एक पेशेंट थे, बोले सर मेरे को बोला आज ही करना पड़ेगा। मैं बोला सर आज तो करने तैयार हूँ, पर पैसे लाने में 2 दिन लगेंगे। तो फिर लोग बोलते हैं ठीक है 2 दिन बाद कर लो। और गरीब बन जाओ आप, बोलो सर 1 महीना लगेगा, प्रॉपर्टी बेच के लाऊंगा। तो फिर वो 1 महीने का भी टाइम देंगे। मतलब एक क्राइसिस पैदा करके मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन होती है। अगर पेशेंट्स को पूछेंगे, अगर बिना ऑपरेशन में ट्रीटमेंट हो सकता है, आप कराना चाहते हो, सबको ही वही करेंगे। तो हॉस्पिटल इसका चांस नहीं देता है, दे क्रिएट प्रेशर। और आप सोच के देखिए, हमारे बॉडी जो है ये कुदरत का बेस्ट मशीन है, इसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये कहना है, आज एक नेचर की कोई चीज को छेड़खानी कीजिए, उसका बहुत असर होता है। मैं आपको नेचर की एग्जांपल दे दूं। एक फूल को तोड़ दीजिए पत्ते से, आप वापस जोड़ के दिखा दीजिए। एक पत्ता प्लांट से काट लीजिए, एक फ्रूट को बीज से काटिए, खोल के देखिए, एक अनार के सारे दाने खोल दीजिए, फिर से पैक कर लीजिए। नहीं कर सकते। ये तो छोटी छोटी नेचर की चीजें जो हम कर ही नहीं सकते। हमारी बनाई हुई हर मशीन को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, उसके सारे पार्ट्स को खोल सकते हैं। फ्रिज में स्क्रू रखा है, एसी में स्क्रू रखा है। हमारे बॉडी में कोई स्क्रू नहीं है, बॉडी को काटने की जरूरत नहीं है। बॉडी खुद को हील करता है, खुद को रिपेयर कर सकता है। तो हम क्यों बाईपास करवाएंगे? अगर हम अपने आप को रिवर्सल में डाल सकते हैं तो बाईपास की कोई जरूरत नहीं है। और वो जो आज के दिन ही करना पड़ेगा, वो गलत बात है। वो जानबूझ के हॉस्पिटल डराया जाता है। और मैंने कार्डियोलॉजिस्ट लोगों से बात किया, बोलते हैं हमें हॉस्पिटल टारगेट भी देता है। वो टारगेट रीच करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई है। अभी समीर जवार करके अमेरिकन डॉक्टर है, इन्होंने किताब लिखा, उसका नाम है डॉक्टर। लिखा है कैसे करके डॉक्टर्स को प्रेशर डाला जाता है, कैसे वो भी तंग होकर पेशेंट को डराना चालू करते हैं। तो ये प्रोसेस आज खराब हो चुका है, और आम आदमी को ये बात मालूम है कि हार्ट के हॉस्पिटल में प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको ब्लॉकेज ही चेक करना है, आप सीटी एंजियोग्राफी कराओ, रेडियोलॉजिस्ट है, उनके ऑपरेशन करने की उनको जरूरत नहीं है। तो वो आपको रिपोर्ट दे देंगे और घर जाने बोल देंगे। हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट प्रेशर डालेगा कि आप घर नहीं जाओगे, अब भी कभी करना पड़ेगा। भाई हम तो टेस्ट कराने आए थे, रिपोर्ट दे दो। ना ना ना, आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते, आपका क्रिटिकल कंडीशन है, 80% ब्लॉक है। उनको भी 80 को भी यही बोलते हैं, 90 को भी यही बोलते हैं। और जहां 100 हो गया उनको भी यही बोला जाता है आपकी कॉर्ड क्रिटिकल है। 100 बढ़ के कितना होगा भाई? तो ये कंसेप्ट बहुत खराब हो चुका है। इट्स इसको कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल हम लोग बोलते हैं। और ये डर पैदा कर लिया, और लोगों की एक धारणा हो गई है कि भाई फलाने ने बाईपास किया, फलाने ने बाईपास किया, आराम है। आराम क्या है? टेम्पोररी आराम है। इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, कॉम्प्लिकेशन हजारों हैं। और अगर आराम मुझे दवाई से दिलवाना, तो मैं तो 2 दिन में दवाई से आराम कर दूंगा, और उसके संग खाना पीना रहन सहन करके रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से
95% ऑफ बाईपास सर्जरीज आर अनकॉल्ड फॉर, उनको जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी सैड स्टोरी अगर हम इन लार्ज पिक्चर को देखा तो। एग्जैक्टली। और साथ ही स्टेंटिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कराते हैं, हार्ट के एंजियोप्लास्टी कंटिन्यूस होती रहती है, आए दिन हमको सुनने को मिलती है सारे ही हार्ट हॉस्पिटल में। तो इसके पीछे भी क्या इस कमर्शलाइजेशन को हम मान सकते हैं दूसरी वजह? एंड सेकेंडली बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी स्टंटिंग करा ली बट अगेन उनको ब्लॉकेज हो रही है, थर्ड टाइम भी उनको इवन ब्लॉकेज हो रही है। मैंने अभी रिसेंटली एक पेशेंट लिया है, 15 स्टेंट लग चुके हैं 1.5 साल के बीच में। आप बताइए क्या बोलूं मैं। 10 स्टेंट, 8 स्टेंट मैंने देखा था, 15 स्टेंट पहली बार देखी है। तो स्टेंट्स क्या, एक ही प्रॉब्लम है कि इट्स अ फॉरेन बॉडी, हमारे नेचर के संग फॉरेन बॉडी मिक्स नहीं करती है। अगर आपने स्टेंट लगा लिया, एक फॉरेन बॉडी है, उसमें केमिकल कितने ही लगा दो वो फिर से रीब्लॉकेज कर देता है और उसी जगह ब्लॉक होती है। और जो स्टेंट एंट्री कराया जाता है, जहां जहां स्क्रैचेस होते हैं वहां जल्दी ब्लॉकेज होती है। अभी मेरा एक पेशेंट है, उसके थे ही नहीं ब्लॉकेज। ब्लॉकेज बनने हम लोग मानते हैं 30-40 साल लगती है, उसके थे नहीं। 2 साल पहले एंजियोग्राफी कराई और उसके 1 साल बाद उसके 80 ब्लॉक आ गई। क्यों? क्योंकि वो जब एंजियोग्राफी कराया तो तार जहां जहां स्क्रैचेस करे थे वहां पे ब्लॉकेज हो गई। तो ये एक मान के चलिए, हमारे बॉडी को जितनी कम छेड़खानी की जाए उतना अच्छा। ये स्टेंट एक बार तो रिजल्ट दे देता होगा, बट वो लॉन्ग टर्म का रिजल्ट नहीं है। और स्टेंट लगने के बाद वो पेशेंट मोर वल्नरेबल हो जाता है टू डेवलप री ब्लॉकेज। तो ये स्टेंट और बाईपास सर्जरी के मैं खिलाफ चलता हूँ, चलता रहूंगा। मुझे मालूम है मेन स्ट्रीम यही चल रहा है, ये बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। और दवाइयाँ भी दी जाती है, मैं दवाई देने तैयार हूँ, क्योंकि दवाई को मुझे टेम्पोररी जरूरत है। अगर आप इम्प्रूव करोगे, अगर ब्लड प्रेशर कम करोगे, बीपी की दवाई हट जाएगी, शुगर कम करोगे, शुगर की दवाई। हमने हजारों हजारों लोगों की दवाइयां बंद करी है, बट कब? जब वो रिजल्ट हमारे से अच्छा लेके आए। अगर मुझे 130 कोलेस्ट्रॉल चाहिए, आप 120 ला के दो, 110 ला के दो, मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम कर लूंगा। मुझे 120 बीपी चाहिए, मुझे आप 110 ला के दे दो, मैं बीपी की दवाई हटाऊंगा। तो ये हर चीज का एक तरीका होता है, मुझे बेस्ट ला के दो, उससे अच्छा होगा तब दवा हटेगी। एंड इट इज हैपनिंग। तो मैं ये जानता हूँ, ये ऑपरेशन जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कनाडा का, ग्रेट ब्रिटेन का। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है हॉस्पिटल की तरफ से कि आपको आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवाई दे देते हैं, चलने देते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, एंड दे डू वेल। हाफ ऑफ द पेशेंट डोंट कम बैक फॉर अ सर्जरी। मेरे पास आज उन दोनों कंट्री से काफी लोग आते हैं कि भाई हमें बाईपास बोला गया है, हम वेटिंग में हैं, तो मैं आपका लाइफस्टाइल फॉलो करके अगर ठीक हो जाऊं तो क्यों कराऊं। एंड एवरी मंथ आई हैव पीपल कमिंग फ्रॉम दोज कंट्रीज, यहाँ आके ट्रीटमेंट करा रहे हैं हमारे पास। तो बाईपास एंजियोप्लास्टी थोड़ा जबरदस्ती की जाती है और थोड़ा पेशेंट डर के करवा भी लेता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें तो पैसे नहीं लगने, हमारे तो सरकार दे रही है, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, पैसा नहीं लग रहा, बॉडी काटने दो, हम तो बेहोश रहेंगे, काट लेने दो। बट उसकी कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ता है उनको, तो वो कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं। So basically, angioplasty and bypass surgery definitely it's not a good decision to take. अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो कार्डियक डिजीज सभी ऑलमोस्ट रिवर्स हो सकती हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपके अकॉर्डिंगली प्रूव्ड है और सारी ही प्रॉब्लम्स रिवर्स हो सकती हैं? एकदम, ये जितने भी बीमारियां आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, ये सारे रिवर्सल हो सकती है। डायबिटीज रिवर्सल हो सकती है, वेट कम हो सकती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकती है लाइफस्टाइल से। हाँ, टेम्पोररी हम दवाई देने तैयार हैं हार्ट के पेशेंट्स को, ये बीमारी रिवर्स होती है। और ये मास स्केल में एजुकेशन की जरूरत है। आज पूरे इंडिया भर में हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज अगर हम लोग दे सकते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लोगों की हार्ट अटैक, कितने लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, कुछ गांव में होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हार्ट अटैक के बाद। तो हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हो ही नहीं, अगर हम सबको हार्ट के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। तो हम कन्वेंशनल मेथड से डिफरेंट यहाँ साउल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को जो हार्ट केयर से रिलेटेड है उसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। तो ये जानते हैं डॉक्टर बिमल से कि उनका बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, प्लान ऑफ एक्शन हार्ट पेशेंट के लिए क्या है आपका? देखिए, पूरे इंडिया के जितने हार्ट पेशेंट हो गए हैं और जो होने वाले हैं, उनके लिए हम लोग ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। और इसके लिए हमने एक संस्था बनाई है, एक एनजीओ बनाई है जिसका नाम है पुण्य हार्ट फाउंडेशन। पुण्य हार्ट फाउंडेशन के पीछे भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके।
कि एक आदमी 60 साल का हो गया और उसके दोस्त की डेथ हो गई है। उसके दिमाग में आ गई कि इसका मतलब अब मेरा भी आने का टाइम, जाने का टाइम हो गया है। फिर वो सोचता है कुछ प्लानिंग करूँ, और प्लानिंग करके जाके देखता है कि जितने घर, बंगले, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब छोड़ के जाना पड़ेगा। उसको बड़ा दुःख हो जाता है, ज़िंदगी भर ये इकट्ठा किया और अब जाने की टाइम आ गई। तो मन-मन में उसका रहता है कि इसका क्या सॉल्यूशन करूँ? तो फिर उसके दिमाग में आता है, क्यों ना ये सारा चीज़ ऊपर ले जाते हैं, ऊपर में एन्जॉय कर लेंगे। और वो इसको लेके हर आदमी से डिस्कस करता है। लोग बोलते हैं पागल हो गया है, कि कभी कोई अपने साथ लेके जा सकता है पैसा रुपया। वो बोलता है ना ना ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे छोड़ जाऊं। बोलता है अरे यार खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, कोई साथ नहीं ले जाता है। उसके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। 2-4 साल बाद उसको एक फकीर मिल जाता है और वो फकीर को बोलता है कि हमें सारा चीज ऊपर ले जाना। बोलता कोई बात नहीं, करवा देता हूँ। बोलता कैसे कर लोगे? बोलता अमेरिका गए? बोलता खूब गया हूँ। अमेरिका में रुपीस चलता है? बोलते हैं नहीं, डॉलर को एक्सचेंज कर लेते हैं, डॉलर खरीद लेते हैं रुपीस दे के। बोला इंग्लैंड जाते हो? बोला रुपीस दे के पाउंड स्टर्लिंग खरीद लेते हैं। दुबई जाते हो? दिरहम खरीद लेते हैं। बोला ऊपर में चलेगी ही नहीं तेरी रुपीस। तो बोला फिर क्या करूं? बोला इसको खर्च करके पुण्य इकट्ठा कर और पुण्य ऊपर साथ लेके जाना। तो हमने इसलिए पुण्य हार्ट फाउंडेशन रखा है कि लोगों का भला करने का बात सोचते हैं। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक मूवी बना रहे हैं। एक 15-20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनेगा, हार्ट की बीमारी बनती कैसे है। उसको हम लोग फिल्म करके दिखाएंगे कि एक फैमिली में किस किस तरह से गलती चल रहा है, उसका हार्ट अटैक होता है। एक वॉक करता नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको कैसे हार्ट अटैक हुआ। एक बाईपास एंजियोप्लास्टी करा लिया, उसके बाद भी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया, फिर से रीब्लॉकेज हो गई। तो इस तरह के स्टोरीज बना के फिर हम उसका सोल्यूशन समझाएंगे। और ये मूवी को हम लोग इंडिया के हर कोने कोने तक ले जाएंगे। हर ब्लॉक में, हर स्कूल में, हर पंचायत में, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये फिल्म दिखाएंगे। इसमें पैसे का कोई खर्चा नहीं है। एक बार फिल्म बनाने के बाद उसको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, हर स्टेट के लिए। उड़िया में हो, पंजाबी में हो, बंगाली में हो, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हर भाषा में ये मूवी बनेगी। और वो मूवी हम लोग हर जगह, हर इंडिया के 777 के करीब डिस्ट्रिक्ट है, 766 है, 766 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हम जा जा के एक एक आदमी को ये मूवी दिखाएंगे। और ये एजुकेशन बहुत जरूरत है। देखिए एक बार सोच के देखिए, एक आदमी को पूछिए आगरा में ताजमहल किसने बनाया? बोलता शाहजहां ने। शाहजहां कौन था वो भी बता देगा, वो किसके लिए बनाया मुमताज महल वो भी बता देगा। अच्छा ये नॉलेज हमारे किस काम की है? उनको पूछो उस आदमी को कि अच्छा एक बताओ, हार्ट की बीमारी इतनी कॉमन बीमारी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बोलते मुझे क्या मालूम। ट्राइग्लिसराइड क्या, मुझे क्या मालूम। अरे यार शाहजहां की बीवी का नाम तुम्हें मालूम है और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। बोला नहीं जी स्कूल में सिखाते नहीं है। तो मेरे को लगता है स्कूल की एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा कि हेल्थ के बारे में ज़्यादा चीज़ सिखाओ। जो हमारे बीमारियों को रोकने का बात है वो स्कूल में सिखाना होगा। इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं हर स्कूल में, हर क्लास में ये मूवीज दिखाई जाएगी। 15-20 मिनट का है। उसके लिए हम डॉक्टर्स लोग को वॉलेंटियर बना रहे हैं, लोगों को वॉलेंटियर बना रहे हैं। इसमें हमें पैसा नहीं खर्चा करना है और लोगों से हम हेल्प लेंगे और सबकी पुण्याई को जोड़ेंगे। और पुण्य फाउंडेशन की तरफ से पूरे इंडिया को एक गिफ्ट रहेगा कि हर को एजुकेट करेंगे। और इसका हमने नाम क्या रखा मालूम है? हार्ट वैक्सीन। वैक्सीन होता है बीमारी रोकने के लिए, ये एजुकेशन वैक्सीन है। तो ये हार्ट वैक्सीन प्रोग्राम पूरे इंडिया भर में चलेगी और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। और मैं आपको बता सकता हूँ फिनलैंड में ये चीज़ की गई है। आप कभी गूगल करिएगा नॉर्थ कैरेलिया प्रोजेक्ट। नॉर्थ कैरेलिया इज अ स्टेट ऑफ फिनलैंड। वहाँ पे 1,60,000 लोग थे और उन्होंने हर को एजुकेट किया और कुछ सालों में वहाँ के हार्ट अटैक रेट 85% नीचे हो गई। फिर पूरे फिनलैंड में लागू किया गया 65 लाख के ऊपर और उनके भी हार्ट रेट 85% कम हो गई। डॉक्टर बिमल छाजेड़ जो कि एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अभी तक अक्रॉस इंडिया 135 से भी ज़्यादा हार्ट केयर सेंटर्स ओपन कर चुके हैं। इंडिया के 110 सिटीज़ में उनके ये सेंटर्स हैं और अभी तक 70 बुक्स को वो लिख भी चुके हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर बिमल छाजेड़ जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब वीडियोस हो, सभी जगह नंबर ऑफ वीडियोस उनके हैं जिनको आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।